है। पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम हुआ संजीव रंजन मिश्रा, जैसा कि आपने देखा होगा। मुझे एस्ट्रोलॉजी करते हुए 87 से मैं एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ। वाह। 43 इयर्स हो गए करते हुए, 43 इयर्स हो गए करते हुए। और प्राय सभी ब्रांच को मैंने पढ़ा है एस्ट्रोलॉजी का, चाहे जेमिनी हो, चाहे पराशर हो, या सत्याचार्य हो, या नाड़ी हो। इन सारे को मैंने पढ़ा है और पढ़ाया है। तो अभी बहुत से विद्यार्थी हैं मेरे जो कि आज के डेट में एस्ट्रोलॉजी का प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, बाहर में भी और इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी। तो क्लास लेने का मैंने इसलिए सोचा कि आज के डेट में एस्ट्रोलॉजी के संदर्भ में इंटरनेट पर या और जगहों पर हर एक 10 में से एक आदमी एस्ट्रोलॉजर है, और एस्ट्रोलॉजी का मटेरियल हर जगह अवेलेबल हो जाता है। तो बहुत सी बातें जो है एस्ट्रोलॉजी की, जो बहुत सी बातें एस्ट्रोलॉजी की मार्केट में इंटरनेट के माध्यम से प्राय सभी लोगों को मालूम है। इस संदर्भ में एक बात बताना जरूरी है कि 90s में 1990 में हम लोगों ने एक कॉन्फ्रेंस किया था, जिसमें वीवी रमन और के एन राव वगैरह को हम लोगों ने बुलवाया था। कॉन्फ्रेंस के समय में सारे एस्ट्रोलॉजर, जितने भी बड़े एस्ट्रोलॉजर थे, सबको हम लोगों ने बुलाया था मीटिंग के लिए। ये बात है 90 की बात है, फरवरी। तो उस समय के एन राव ने पहली बात जो उन्होंने कहा था कि बिना नवांश के एस्ट्रोलॉजी करना एस्ट्रोलॉजी के साथ व्यभिचार है। मतलब ये हुआ कि उसके पहले नवांश तक का प्रयोग नहीं होता था। नवांश का भी प्रचलन जो है वो 90s में प्रारंभ हुआ। केवल साउथ इंडिया के एस्ट्रोलॉजर्स लोग थे, वही लोग साउथ इंडिया के एस्ट्रोलॉजर थे, वही लोग नवांश का प्रयोग करते थे, और नॉर्थ इंडिया में नवांश का प्रयोग नहीं होता था। तो धीरे धीरे एस्ट्रोलॉजी के बारे में काफी प्रचार हुआ और बहुत सी चीजें एस्ट्रोलॉजी में नई नई चीजें आई। डिविजनल चार्ट्स आए, नाड़ी के संदर्भ में लोगों को जानकारियां प्राप्त हुई, और आज के डेट में प्राय सभी जगह पर एस्ट्रोलॉजी के संदर्भ में ऐसी बहुत सी बातें प्रचलित हैं या हो रही हैं, जिनका जिनका बहुत ज़्यादा रेलिवेंस नहीं भी है, वो भी मार्केट में है, जो कि मार्केटिंग का ज़माना है, इसलिए बहुत सी बातें प्रचलित हैं और मार्केट में हैं। लेकिन सबसे जरूरी है, किसी भी साइंस के लिए आवश्यक बात यह होती है कि फंडामेंटल्स हमेशा महत्वपूर्ण होता है, और फंडामेंटल्स अगर क्लियर है तो फिर एस्ट्रोलॉजी को या किसी भी साइंस को डेवलप करना, उसको इंटरप्रेट करना डिफिकल्ट नहीं होता। तो हर जगह पर फंडामेंटल्स ही महत्वपूर्ण होता है, और बेसिस जितना ही क्लियर होगा उतना ही अच्छा। और अल्टीमेटली जब भी प्रेडिक्शन दी जाती है तो प्रेडिक्शन देने के संदर्भ में अंतिम रूप में फंडामेंटल्स ही काम करता है, बेसिक्स ही हमेशा काम करता है। जब तक हम बेसिक्स को ठीक ढंग से समझ न लें, तब तक हम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं। कितना भी बड़े बड़े कंसेप्ट को जान लें, लेकिन बेसिस क्लियर नहीं अगर है तो हम उसको आगे की तरफ नहीं बढ़ सकते हैं। तो बेसिस को समझना जरूरी है, और ये भी जानना जरूरी है कि उस एस्ट्रोलॉजी का इस्तेमाल हम अपने डे टू डे लाइफ में कैसे कर सकते हैं। जानना अलग बात है, और उसका प्रयोग करना अलग बात है। दो अलग अलग चीजें हैं। जान हम बहुत सकते हैं, लेकिन इसका प्रयोग फ्रूटफुल रूप से हो सकता है कि हम नहीं कर पाए, क्योंकि बेसिक्स मेरा क्लियर नहीं है, उसको कैसे इस्तेमाल करना है ये हम जानते नहीं है। तो एस्ट्रोलॉजी का फंडामेंटल चीज जानना ज्यादा जरूरी है। और एस्ट्रोलॉजी डिफिकल्ट साइंस नहीं है, डिफिकल्ट हम लोगों ने बनाया है। डे बाय डे हम इसको एस्ट्रोलॉजी को डिफिकल्ट बनाते चल रहे हैं। अगर एस्ट्रोलॉजी में बेसिकली 3 ही 4 प्रिंसिपल हैं, अगर हम लोग ढंग से समझ लें, तो एस्ट्रोलॉजी को समझना या उसके आधार पर अन्य सारे कंसेप्ट को डिराइव करना या उसका यूज करना आसान हो जाएगा। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में महत्वपूर्ण क्या है। तो एस्ट्रोलॉजी को समझने के पहले यह समझना पड़ेगा कि हम लोगों के
हम लोगों के वेद शास्त्रों में एस्ट्रोलॉजी को किस रूप में जिक्र किया गया है या किस रूप में वर्णन करते हैं, और इसका फंडामेंटल एक्सियोम्स क्या है। तो वेद में ज्योतिष को नेत्र कहा गया है, मतलब यही एक साधन है जिसके माध्यम से हम बाहर के भविष्य की चीजों को देख पाते हैं। ज्योतिष वेद के 6 अंग हैं जिनमें ज्योतिष एक महत्वपूर्ण अंग है, और इसको नेत्र की संज्ञा दी गई है। अर्थात ये इतना महत्वपूर्ण है, इसको नेत्र की संज्ञा देते हैं जिसके माध्यम से हम संसार को या आगे की घटनाओं को देख पाए। तो ज्योतिष वेदांग है और नेत्र के बराबर का महत्व इसको मिला है। यहाँ पर एक चीज महत्वपूर्ण है कि हम लोगों के हिंदू मैथोलॉजी में 2 चीजें महत्वपूर्ण हैं। पहली बात क्या है कि पूर्व जन्म का संस्कार इस जन्म का भाग्य होता है, और कोई भी सोल जो जन्म लिया है वो एक ना एक दिन मोक्ष को या सेल्वेशन को प्राप्त करेगा। यह एस्ट्रोलॉजी का बेसिक्स कंसेप्ट है जिसके आधार पर पूरा हिंदू मैथोलॉजी बेस्ड है। पूर्व जन्म का संस्कार ही इस जन्म का भाग्य है, और हर एक सोल प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन के द्वारा मोक्ष को उपलब्ध होगा। और इस मोक्ष को उपलब्ध होने में हो सकता है कि उसको 10 जन्म, 100 जन्म या उससे ज्यादा के जन्म लेने पड़े, लेकिन मोक्ष को उपलब्ध होना हर एक सोल की नियति है। ऐसा कोई भी सोल नहीं हो सकता जो मोक्ष को उपलब्ध नहीं होगा। प्रोसेस लंबा हो सकता है, लेकिन सभी को मोक्ष की उपलब्धि होनी है। तो ये 2 फंडामेंटल बातें हैं जिसके आधार पर हम लोगों का हिंदू मैथोलॉजी, इंटायर हिंदू मैथोलॉजी डिपेंड करता है। तो अब ये यहां पर ये देखने की बात है कि पूर्व जन्म का संस्कार ही इस जन्म का भाग्य है। तो ऐसा कोई जन्म होगा जिसके पहले कोई जन्म नहीं हुआ हो, और ऐसा कोई जन्म होगा जिसके बाद कोई जन्म नहीं होगा। तो ये 2 पॉसिबिलिटी है, एक जहां पर हम स्टार्ट होते हैं जिसके पहले कोई जन्म नहीं है, और एक पॉसिबिलिटी है जहां पर एंड करते हैं जिसके बाद कोई जन्म नहीं है। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज हैं। तो अगर किसी का जन्म शुरुआत में हुआ है, पहला जन्म अगर है एज ए ह्यूमन बीइंग कि वो पहली बार जन्म ले रहा है, तो उसका भाग्य क्या होगा। एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि उसका भाग्य क्या होगा जब उसके पहले कोई जन्म नहीं हुआ हो। तो इस संदर्भ में हम लोगों के शास्त्रों में वर्णन है, एज ए ह्यूमन बीइंग जो पहली बार जन्म लेते हैं उनको हम लोग अवतार बोलते हैं। वो गॉड के इनकार्नेशन हैं, भगवान के अवतार हैं। अर्थात वह जन्म मृत्यु के बंधन से बंधे हुए नहीं हैं, दे आर इंडिपेंडेंट सोल, वह स्वतंत्र हैं। वो स्वतंत्र हैं और वो जो चाहें वो कर सकते हैं। तो पहला जन्म एज ए ह्यूमन बीइंग जनरली इन वैसे लोगों का होता है जो अवतार पुरुष के रूप में जन्म लेते हैं, और कुछ ऐसे जन्म हैं जिनके आगे जन्म नहीं होना है, अर्थात ये उनका अगला अंतिम जन्म है जिसके बाद उनको जन्म नहीं लेना, जन्म मृत्यु की प्रक्रिया से बाहर चले जाना है। तो वैसे व्यक्ति जो कुछ लोग हैं जिनका जन्म लास्ट जन्म के करीब है या मोक्ष के सेल्वेशन के नजदीक हैं या परफेक्शन के नजदीक हैं, वैसे लोगों को हम लोग संत महात्मा ऋषि मुनि की श्रेणी में रखते हैं। अर्थात अब इनका काम केवल अपने कर्म फल को भोग लेना है, एग्जॉस्ट कर लेना है। जब तक कर्म फल एग्जॉस्ट नहीं होगा तब तक हमको जन्म मृत्यु की प्रक्रिया चलती रहेगी, और जब कर्म फल खत्म हो जाएगा उसी समय हमारी मुक्ति हो जाती है। मुक्ति होने का मतलब क्या है, हम जन्म मृत्यु के बर्थ और डेथ साइकिल से बाहर निकल जाते हैं और पुनः जन्म की प्रक्रिया में हम नहीं लौटेंगे। तो ये 2 पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी है कि जहां पर कि स्टार्टिंग मेरा 0 से होता है, और एक पॉसिबिलिटी है जहां पर एंड मेरा 100 पर होता है। सेल्वेशन का मतलब है परफेक्शन है, ये अंतिम जन्म है जहां पर कि हमको केवल जन्म मृत्यु की प्रक्रिया से बाहर निकल जाना है। लेकिन क्या है कि हम जो अधिकांश जन्म होते हैं वो इन बिटवीन के होते हैं, अर्थात कुछ हो चुका है जन्म, कुछ होना बाकी है।
तो कुछ हो चुका है और कुछ होना बाकी है। ये अवस्थाएं अधिकांश समय में होती हैं। हम लोगों का जो भी जन्म है वो इन बिटवीन का है, कुछ हुआ है, कुछ होना बाकी है। तो अब ये एक महत्वपूर्ण बात है एस्ट्रोलॉजी के लिए, एस्ट्रोलॉजी में को समझने के लिए ये महत्वपूर्ण बात है ये जानना कि जन्म मृत्यु के साइकिल में हम कहां पर है। क्योंकि ये निर्धारित करेगा कि हमारे लाइफ में भाग्य का और हमारे लाइफ में कर्म का क्या रोल है। और सदा से ये सवाल रहा है कि कर्म और डेस्टिनी, भाग्य और कर्म कितने महत्वपूर्ण है, या भाग्य और कर्म में कौन सा ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये निर्भर करता है कि हमारा जन्म मृत्यु के साइकिल में हम कहां पर, हमारी पोजीशनिंग कहां पर है। तो क्या है कि जैसे जैसे हम जन्म प्रारंभ में जब हमने जन्म लिया है, हमने कुछ कर्म किया और कुछ का भोग किया, कुछ बचा रह गया, उसको पूरा पुनः करने के लिए हमको दोबारा जन्म लेना पड़ता है। अगले जन्म में हमने पिछले जन्म के कर्म का फल भोगा, कुछ नया कर्म किया, कुछ बच गया, संचित हो गया, संचित कर्म हो गया, उसको भोगने के लिए पूरा जन्म लिया। इस तरह से हमारे जन्म मृत्यु की प्रक्रिया चलती है। हम कर्म करते हैं, कुछ भोगते हैं, कुछ बच जाता है जो हमारे प्रारब्ध बनता है या भाग्य बनता है, उसको अगले जन्म में हम भोगने के लिए फिर पुनः उत्पन्न होते हैं, फिर कर्म करते हैं, फिर कुछ संचित होता है, फिर ये प्रारब्ध में जुड़ता है। इस तरह से ये प्रक्रियाएं चलती रहती है। एक अवस्था ऐसी आती है जबकि हमारे पास संचित कर्म जो है, वो जो पूर्व जन्म का जो कर्म है इतना ज्यादा हो जाता है, उसी को एग्जॉस्ट करने में हमारा ये लाइफ को व्यतीत करना पड़ता है। मतलब ये लाइफ लग जाता है। पूर्व जन्म के जो कर्म है उसी को एग्जॉस्ट करने में हम होल लाइफ को गुजार देते हैं। तो जैसे जैसे हम सेल्वेशन के नजदीक पहुंचते हैं, तो मेन क्या हो जाता है कि हमारे पास संचित कर्म इतने ज्यादा होते हैं, उसी को मैं एग्जॉस्ट कर रहा होता हूं, हम लोग एग्जॉस्ट कर रहे होते हैं। और जो लास्ट जन्म जो होता है, उस लास्ट जन्म में केवल एग्जॉस्ट करते हैं, पूर्व जन्म के संचित कर्मों को एग्जॉस्ट कर लेते हैं, जिससे मेरा बैलेंस 0 हो जाए और हम सेल्वेशन की दिशा में चले। तो यहां पर क्या है कि जितना ही हमें स्टार्टिंग के नजदीक हैं, बर्थ और डेथ साइकिल में जितना ही हमें स्टार्टिंग के नजदीक हैं, उतना ही हमारे लाइफ में कर्म का रोल होता है। कर्म का मतलब क्या है? कर्म का मतलब ये हुआ कि जिसको करने के बाद जिसका परिणाम तुरंत में भोगा जाए या परिवर्तित किया जाए, जिसको अपने परिणाम को प्रभावित किया जाए। तो जैसे जैसे हम जन्म मृत्यु की प्रक्रिया में आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे लाइफ में भाग्य का रोल बढ़ता जाता है और कर्म का रोल उसी प्रोपोर्शन में कम होता जाता है। तो अब यहाँ पर क्या है कि हर एक जो व्यक्ति है, जो ह्यूमन बीइंग है, उसके लाइफ में अलग अलग अनुपात होते हैं, प्रोपोर्शन होते हैं कर्म और भाग्य के। किसी में कर्म का रोल ज्यादा होता है और किसी में भाग्य का रोल ज्यादा होता है। यही कर्म और भाग्य का जो प्रोपोर्शन है, ये निर्धारित करेगा, यही कर्म और भाग्य का प्रोपोर्शन निर्धारित करेगा कि आपके लाइफ में आपके कर्म का, जिसको हम रेमेडी भी कह सकते हैं, का रोल कितना है। कभी कभी हम देखते हैं कि अगर हमारी तबीयत खराब हुई, कोई दवा हमने लिया है, एक ही दवा है, बीमारी एक ही है, एक आदमी ने दवा लिया, वो 100% ठीक हो गया, दूसरे ने दवा लिया है, वो 75% ठीक हुआ, किसी को दवा असर ही नहीं पड़ा। दवा एक ही है, बीमारी अलग अलग है, लेकिन उसका प्रभाव हर एक व्यक्ति को अलग अलग हुआ करता है। ये रिफ्लेक्ट करता है कि हमारे लाइफ में कर्म का रोल क्या है, कितना परसेंटेज मेरे लाइफ में कर्म का रोल है। तो कर्म का और भाग्य का जो अनुपात है, वो जन्म मृत्यु के साइकिल के आधार पर निर्धारित करता है, और जन्म मृत्यु के साइकिल के आधार पर निर्धारित करता है, और साथ साथ ये भी निर्धारित होता है कि आपके लाइफ में कर्म का या रेमेडी का, एफर्ट का क्या रोल है। जितने भी रेमेडी किए जाते हैं, रेमेडी एक प्रकार के एफर्ट है, एक प्रकार के कर्म है, उनका क्या रोल है। और इसीलिए रेमेडी जो है का परिणाम अलग अलग हुआ करता है, या हर एक केस में अलग अलग होता है, क्योंकि हमारे लाइफ में कर्म और भाग्य का जो रोल है वो अलग अलग है। तो एक महत्वपूर्ण बात है वो समझने की है कि पूर्व जन्म का भाग्य ही इस जन्म का कर्म है, पूर्व जन्म का कर्म ही इस जन्म का भाग्य है, और
बर्थ और डेथ साइकिल में हमारी पोजिशनिंग क्या है, ये निर्धारित करेगी कि हमारे लाइफ में कर्म का क्या रोल है और भाग्य का क्या रोल है। जैसे जैसे हम नियरर टू परफेक्शन पहुंचेंगे, परफेक्शन मीन सेल्वेशन के स्टेज में नियरर टू पहुंचेंगे, वैसे वैसे हमारे लाइफ में भाग्य का रोल ज्यादा से ज्यादा होता चला जाएगा। यही रीजंस है कि हम लोगों ने अपने मैथोलॉजिकल बुक्स में ये पढ़ा होगा या अक्सर पढ़ते होंगे कि किसी ऋषि ने 15 साल की 50 साल की तपस्या की, एक पैर पर खड़े रह गए, या फास्टिंग कर लिया उन्होंने। कारण क्या है कि इस ढंग की वो तपस्या कर रहे हैं, वो अपने पूर्व जन्म के कर्म फलों को यहीं पर एग्जॉस्ट कर लेना चाहते हैं। कोई नया कर्म जनरेट नहीं करेंगे जिसको भोगने के लिए उसको पुनः जन्म लेना पड़े। यहीं पर एग्जॉस्ट कर लेना चाहते हैं, यहीं पर जिसको खत्म कर लेना चाहते हैं। जो भी पूरा पूर्व जन्म के जो संचित कर्म है उसको यहीं पर खत्म कर लेना चाहते हैं। तो जन्म मृत्यु की प्रक्रिया में हमारी पोजिशनिंग क्या है, यह निर्धारित करती है कि हमारे लाइफ में कर्म का कितना रोल है और भाग्य का क्या रोल है। इसका तरीका है कि हम ये जानने का ये तरीका है कि हमारे पोजिशनिंग कर्म, डेथ और बर्थ साइकिल में कहां पर है। इस संदर्भ में हम लोग बाद में बात करेंगे, क्योंकि ये जो है काफी और चीजों को इन्वॉल्व करेगा। लेकिन ये जानना जरूरी है कि फंडामेंटल बात ये जानना जरूरी है कि कर्म और भाग्य का रोल हर एक के लाइफ में अलग अलग होता है, और कर्म का रोल निर्धारित करता है कि हम रेमेडी का किस रूप में प्रयोग करते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी का एक पार्ट है, एस्ट्रोलॉजी का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। दूसरी बात क्या है कि हमारे लाइफ में जो भी चीजें होती हैं वो चीजें कई महत्वपूर्ण चीजों पर डिपेंड करती हैं। ग्रह और राशि या नक्षत्र ये बाद में आते हैं, पहले महत्वपूर्ण होता है चार चीजें महत्वपूर्ण हैं। पहला महत्वपूर्ण है आपका देश, काल और पात्र, 3 चीजें महत्वपूर्ण है। और चौथा है आपका ये बर्थ और डेथ साइकिल में आपकी पोजिशनिंग। ये 4 बेसिक चीजें हैं जिसके आधार पर ग्रह और राशि या भाव के फल निर्धारित होते हैं, या नियंत्रित होते हैं, या लिमिटेड होते हैं। तो है कि कोई भी घटनाएं जो घटती हैं हमारे लाइफ में, जो भी घटती हैं, तो किसी कंटेक्स्ट में, किसी टाइम के संदर्भ में घटती है, या किसी कंटेक्स्ट में या किसी के टाइम के संदर्भ में डिफाइंड होती हैं। अब यहां पर क्या है कि जैसे मान लीजिए 3 फैक्टर है, हम टाइम, प्लेस और हेरिडिटी, जिसको हम लोग पात्र कहते हैं, कहाँ जन्म लिया हमने, किस समय में जन्म लिया हमने, और किस स्थान पर जन्म लिया, किस परिवार में जन्म लिया, किस स्थान पर जन्म लिया, और किस समय में जन्म लिया। ये 3 महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं जो पूरे के पूरे एस्ट्रोलॉजी को प्रभावित करते हैं, और बहुत केसेज में ये ओवर रूल कर जाते हैं बहुत से एस्ट्रोलॉजिकल फैक्टर्स को। तो ये बेसिक बातें समझना जरूरी है कि ये फैक्टर्स हैं क्या और कैसे हमको प्रभावित कर रहे होते हैं। तो टाइम है, तो टाइम फैक्टर जो है ये महत्वपूर्ण है। टाइम फैक्टर का मतलब आपका बर्थ टाइम नहीं, आप किस काल खंड में जन्म लिए हैं। आपका जन्म 2000 में हुआ है, आपका जन्म 1900 में हुआ है, आपका जन्म 1800 में हुआ है, या आपका जन्म 2100 में होगा। ये जो टाइम है, ये टाइम महत्वपूर्ण है। किस कालखंड में जन्म लिए हैं ये महत्वपूर्ण है। ये निर्धारित करता है कि आप पर ग्रहों का प्रभाव किस रूप में पड़ेगा। एक एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई आदमी आज से 50 या 100 ईयर्स पहले जन्म लिया होता तो मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं देख रहा होता। ये मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर या और चीजों का जो देखना, ये हॉरोस्कोप पर डिपेंडेंट नहीं है, उसके ग्रहों पर डिपेंडेंट नहीं है, उस कालखंड में पड़ने वाले प्रभावों पर डिपेंडेंट है, जो कि पैरेलली चलते हैं। अकबर इतना महान राजा था, वो मोबाइल का प्रयोग नहीं करता था, या और भी कोई राजा रहे होंगे, जो बड़े बड़े राजा रहे होंगे जिनके पास वो सुविधाएं नहीं होंगी जो आज के डेट में सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो ये सब चीजें का होना या ना होना, ये डिपेंड करता है उस टाइम फ्रेम में क्या चीज उपलब्ध है। तो टाइम फ्रेम में जो उपलब्ध है
उसी के अनुरूप में हमारे प्लैनेट्स बिहेव करते हैं या रिजल्ट देते हैं। तो पहली बात क्या है जो हमको बांधती है या हमको लिमिट करती है, वो है हमारा टाइम। किस कालखंड में हमने जन्म लिया है। आज से 100 ईयर्स के बाद में कुछ और चीजें होंगी जो आज नहीं है। 100 ईयर्स पहले कुछ और चीजें रही होंगी जो आज नहीं है, या आज जो चीजें हैं वो उस समय नहीं रही होंगी। तो टाइम एक इंपॉर्टेंट वेरिएबल है जो आदमी को प्रभावित करता है, और इसका प्रभाव सबके लिए होता है। इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है टू एवरीवन, है कि सभी के लिए होता है, किसी खास व्यक्ति विशेष के संदर्भ में नहीं है, ये सभी के संदर्भ में है। आज के डेट में एक रिक्शा पुलर हो या लेबर क्लास का आदमी हो, वो भी मोबाइल का प्रयोग करता है, वो भी इंटरनेट का प्रयोग करता है। तो ये जो है ये सभी के लिए है। तो टाइम जो है सर्टेन फैक्टर्स, सर्टेन चीजें उत्पन्न करता है जो सभी के लिए होती हैं, और उस टाइम में जन्म लेने वाला व्यक्ति उन सारे चीजों का उपभोग करता है। अर्थात प्लेनेट के प्रभाव, ग्रहों के प्रभाव में ये समाहित है। अगर आज से 100 ईयर्स पहले अगर हमको किसी के बारे में कहना होता कि कंप्यूटर इंजीनियर या नैनो टेक्नोलॉजी में कोई काम करेगा, तो कहना डिफिकल्ट था, क्योंकि उस समय ये चीजें थी नहीं। ये बहुत हद तक ये कहा जा सकता था कुछ नई चीजों में जाएंगे, लेकिन ये कहना मुश्किल था कि यही चीज होगा। तो जिस टाइम फ्रेम में हम जन्म लेते हैं उसकी संभावनाओं के साथ हमारा हॉरोस्कोप लिए होता है या हमारे ग्रह लिए होते हैं। एक है टाइम, दूसरा है कि आपका हेरिडिटी, आप किस परिवार में जन्म लिए हैं। तो जिस परिवार में जन्म लिए हैं उस पारिवारिक का परिवेश या उस परिवार का रहन सहन या परिवार की स्थिति आपको प्रभावित करती है। वो भी एक लिमिटिंग फैक्टर है जो उसी बाउंड्री के अंतर्गत में आपको काम करने की इजाजत देता है। तो परिवार के अगर मान लेते हैं कोई आदमी किसी डॉक्टर के घर में जन्म लिया है, तो वो डॉक्टर के जन्म लिया है तो बेसिक कुछ बातें मेडिकल साइंस के संदर्भ में उसको इनबॉर्न इनहेरेंट होंगी। लेकिन वही दूसरा व्यक्ति उसी टाइम में जन्म किसी और परिवार में लिया है, कारपेंटर के घर में लिया है, तो उसको कारपेंट्री की कुछ बातें इनहेरेंटली होंगी उसके पास, जो कि दूसरे व्यक्ति के पास नहीं होंगी। तो ये चीजें जो आ रही हैं, ये चीजें जो पारिवारिक परिवेश से आ रही हैं, वो परिवार के इन्फ्लुएंस से आ रही हैं। तो एक टाइम है, दूसरा है परिवार है, जो कि आपके हॉरोस्कोप के दायरे को, हॉरोस्कोप के एम्बिट को, हॉरोस्कोप के डोमेन को प्रभावित करता है। और ये समझना जरूरी है, किसी भी प्रेडिक्शन देने के पहले ये बात जानना जरूरी है। तो इसी के संदर्भ में सारे हॉरोस्कोप प्लैनेट्स के इन्फ्लुएंस डिटरमाइन होते हैं या प्रभावित होते हैं। तीसरा फैक्टर आपके पास है प्लेस। आप कहां रहते हैं, किस प्लेस में रहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेस जो ज्योग्राफिकल जो लोकेशंस है वो आपको प्रभावित करता है, और उसके आधार पर ही आपका जो बिहेवियर या आपका बॉडी का स्ट्रक्चर, ये सारे चीज निर्धारित होते हैं। तो प्लेस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अभी मान लेते हैं किसी आदमी को ऐसे ही एज इट इज उसको उठा करके यूएसए में ले जाया जाए, उसके ग्रह वही रहेंगे, प्लेनेट का पोजीशन, ये दशा महादशाएं वगैरह जो भी एस्ट्रोलॉजिकल फैक्टर्स हैं वही रहेंगे, लेकिन उसका लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ये जो परिवर्तन रिफ्लेक्ट हो रहा है या होता है, ये रिफ्लेक्ट होता है, ये प्लेस के परिवर्तन के कारण है। तो प्लेस फैक्टर हमको प्रभावित करता है। इसका दूसरा सिंपल एग्जांपल है, अगर किसी के हॉरोस्कोप में इंडिकेशन है कि वहां उसका मैरिड लाइफ अच्छा नहीं रहेगा या 7th हाउस पूरा डैमेज है, अगर जो डैमेज है और डाइवोर्स होने की पॉसिबिलिटी है या मैरिड लाइफ अच्छा नहीं रहेगा, वो आदमी किसी रिमोट एरिया में किसी प्रिमिटिव सोसाइटी में जन्म लिया हो तो वहां डाइवोर्स नहीं होगा। लेकिन वही किसी एडवांस सोसाइटी में बाहर के कंट्री में जन्म लिया हो तो डाइवोर्स की एवरी पॉसिबिलिटी है। तो ये जो परिवर्तन हो रहा है
ये परिवर्तन हो रहा है हमारे ज्योग्राफिकल लोकेशन के कारण परिवर्तन हो रहा है। और ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के संदर्भ में हमारे हॉरोस्कोप के जो प्लैनेट्स बिहेव करेंगे। इसी प्लेस फैक्टर का इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है जिसको हम लोग वास्तुशास्त्र के आधार पर डील करते हैं। और इसके आधार पर एस्ट्रोलॉजी का एक नया ब्रांच अभी हाल में लोगों ने जोड़ा है, वो है रीएलोकेशन एस्ट्रोलॉजी। ये एक महत्वपूर्ण ब्रांच जो ऐड हुआ है, जो प्लेस फैक्टर को इम्पेसाइज करता है और जिसके आधार पर हम अपने डेस्टिनी पैटर्न को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे ऐड ऑन कर सकते हैं। तो प्लेस इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरी बात क्या है कि सभी लोगों को ये देखने में आया होगा, जैसे आप कभी भी रूरल एरिया में जाएंगे, रिमोट से रिमोट एरिया की तरफ अगर जाएंगे, तो वहां पर देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जितना ही अंदर की तरफ जाएंगे उतना ही आप देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो शुगर का ज्यादा प्रयोग करते हैं। और जैसे जैसे बड़े बड़े एरिया में चले जाएंगे, बड़े बड़े सिटी में चले जाएंगे, वहां आपका शुगर का प्रयोग कम से कम होगा, या खान पान के जो तरीका है वो डिफरेंटली बदल जाता है, प्लेस के साथ साथ बदल जाता है। तो ये सारे जो परिवर्तन हो रहे हैं, आपके बिहेवियर के परिवर्तन हो रहे हैं, आपके रहन सहन के जो परिवर्तन हो रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा रोल जो है वो प्लेस का रोल है। और जिसके आधार पर आपका हॉरोस्कोप में जो प्लैनेट्स हैं वो रिजल्ट देते हैं। तो ये समझना जरूरी है, टाइम, प्लेस, और तीसरा हुआ हेरिडिटी। अब इसमें एक महत्वपूर्ण एंगल और है, वो ये है कि हर एक चीज साइक्लिकल है। कोई भी चीज यूनिवर्स का ऐसा नहीं है जो साइक्लिकल ना हो। अब क्या है कि अगर कहते हैं हम लोग कि अगर अच्छा समय चल रहा है तो आज नहीं कल बुरा समय भी आएगा, जो राइज किया है वो फॉल होगा, डे है तो नाइट है, लाभ है तो हानि है, हमेशा जो है ये साइक्लिकल बदलता रहता है, ये साइक्लिकल है, टाइम का साइक्लिकल है। आज के डेट में पिछले 500 ईयर 300 ईयर्स के अंतर्गत में जितना साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई है उतना पहले कभी नहीं हुई, और आने वाले समय में भी डिस्कवरीज और ज्यादा होंगी। लेकिन ये टाइम का भी साइकिल चलता है, फिर ये स्टार्ट होगा और फिर वहां से धीरे धीरे करके डेवलपमेंट स्टार्ट होगी। तो टाइम का एक साइकिल है, और टाइम का साइकिल है जिस साइकिल के आधार पर उस टाइम फ्रेम में किस तरह की घटनाएं घटेंगी, किस तरह का चीज डोमिनेंट होगा, ये निर्धारित होता है। इसी आधार पर प्लेस का एक साइकिल होता है। जो जगह आज के डेट में महत्वपूर्ण है वो कुछ समय अंतराल के बाद में वो महत्वपूर्ण नहीं रह जाएगी। जैसे एक समय में इंडिया काफी ज्यादा डोमिनेट करता था, ट्रेड में, कॉमर्स में डोमिनेट करता था। आज के डेट में वो उतना डोमिनेट नहीं करता है। यूएसए कहीं नहीं था, आज के डेट में यूएसए डोमिनेट करता है। ये चीजें हैं साइक्लिकल पैटर्न से निर्धारित होती हैं। जो आज डोमिनेट कर रहा है, अगर यूएसए आज डोमिनेट कर रहा है तो आने वाले कुछ सालों के बाद, कुछ 100 ईयर्स के बाद में उसका डोमिनेंस खत्म होगा ही होगा, क्योंकि हर चीज का साइक्लिकल बिहेवियर है। और जो राइज किया है वो फॉल करेगा, और जो फॉल किया है वो राइज करेगा। इसका सिंपल एग्जाम्पल है, हर आदमी का लाइफ है। बच्चा जो जन्म लेता है वो बढ़ता है, यंगर एज में मैच्योरिटी को प्राप्त करता है, फिर उसकी डाउनफॉल होती है। तो ये जो है कि टाइम हर एक चीज का साइक्लिकल पैटर्न है। जो राइज किया है वो फॉल करेगा, एक पीक लेवल पर पहुंचेगा, वहां से उसकी डाउनफॉल होगी। तो जो चीज अगर हम डिफाइन कर रहे हैं पीक लेवल पर, जो चीज जो राइजिंग स्टेज में है, उस स्टेज में ग्रह अलग ढंग से रिजल्ट देते हैं, और जो डाउनफॉल के स्टेज में ग्रह अलग ढंग से रिजल्ट देते हैं। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको समझने की जरूरत है जब हम एस्ट्रोलॉजी का प्रयोग कर रहे होते हैं। तो जैसे एक सिंपल एग्जांपल है कि वीनस जो है, शुक्र जो है, वो मैरिज का कारक ग्रह है। लेकिन ये शुक्र अगर किसी का डोमिनेट करे 20 वर्ष से लेके 30 इयर्स के एज में, उस समय शुक्र का रिजल्ट, और किसी का शुक्र डोमिनेट करे 70 से 90 इयर्स के एज में, उस समय शुक्र का रिजल्ट में जमीन आसमान का अंतर होगा। ग्रह वही रहेंगे, ग्रह हो सकता है कि दोनों की दोनों ही हॉरोस्कोप में उच्च के या स्ट्रांग हो, लेकिन ये टाइम है जिसने ग्रहों के प्रभाव को परिवर्तित कर दिया है, क्योंकि वो प्रभाव उस एज ग्रुप के लिए रेलिवेंट नहीं है।
तो हमेशा ये ध्यान में रखने की जरूरत है कि जो प्लैनेट्स हैं या कोई भी चीज है उसका मूवमेंट, उसका रिजल्ट साइक्लिकल होता है। एक और भी महत्वपूर्ण बात क्या है कि इसी तरह से परिवार, फैमिली का भी एक साइक्लिकल बिहेवियर है। अब है क्या कि आपको कोई भी परिवार है, कभी स्टार्ट हुआ होगा, तो जिस डेट में वो परिवार स्टार्ट हुआ होगा या स्टार्टिंग हुई होगी, उस डेट के आधार पर निर्धारित हो जाता है कि परिवार कब पीक पर जाएगा और कब ये डाउनफॉल को प्राप्त होगा। जैसे जितने भी राजा महाराजा हुए या मुगल डेंसिटी हुआ, और या कोई भी जो है कि यहाँ पर आए, वो सारे जो है एक समय में राज करते थे, बाद में उनका वर्चस्व खत्म हो गया, उनका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। तो क्या है कि परिवार का या किसी भी जगह का जो है वो एक साइक्लिकल मूवमेंट होता है। तो जिस समय परिवार स्टार्ट हो रही है, उस समय यह निर्धारित होता है कि परिवार का राइज, पीक कब होगा और डाउनफॉल कब से होगा। अब क्या है कि कोई ऐसा आदमी जन्म लिया है उसी परिवार में जिसका हॉरोस्कोप बहुत स्ट्रांग है, लेकिन वो परिवार के डाउनफॉल के स्टेज में जन्म लिया है। तो कितना भी स्ट्रांग क्यों नहीं हॉरोस्कोप होगा, वो पारिवारिक जो डाउनफॉल का जो स्टेज है उसको उतना अच्छा रिजल्ट लेने नहीं देगा। और अगर कोई आदमी जन्म लिया है जो परिवार के राइजिंग स्टेज में जन्म लिया है, तो सामान्य हॉरोस्कोप का आदमी भी परिवार के राइजिंग स्टेज होने के कारण से वो ज्यादा अच्छा रिजल्ट ले जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण चीजें हैं, ये फंडामेंटल चीजें हैं जिनको समझना जरूरी है यदि हम हॉरोस्कोप को प्रॉपरली एनालाइज करना चाहते हैं। तो तीन बातें आपके संदर्भ में हुई। पहला यह है कि देश, काल और पात्र। दूसरा है बर्थ और डेथ साइकिल में हमारी पोजीशनिंग कहां पर है, हम कहां पर हैं, उसके आधार पर निर्धारित होता है कि हमारे लाइफ में कर्म या भाग्य का रोल कितना होगा, और इसके आधार पर निर्धारित होगा कि हम कितना अपने लाइफ को मोल्ड कर पा सकते हैं। और हर एक चीज का साइक्लिकल मूवमेंट है, हमको ये समझना है कि हम किस साइकिल में हैं, कहां पर हैं, उसके आधार पर हमारे वही हॉरोस्कोप का रिजल्ट वेरी करेगा, बदलेगा। अच्छा, अब एक महत्वपूर्ण चीज क्या है कि हर एक टाइम फ्रेम में कुछ प्लैनेट्स डोमिनेट करते हैं। हर एक टाइम फ्रेम में कुछ प्लैनेट डोमिनेट करते हैं, जिसको उस टाइम फ्रेम का रूलिंग प्लैनेट कहा जाता है। या हर एक हॉरोस्कोप के कुछ प्लैनेट डोमिनेट करते हैं, जिनको उस हॉरोस्कोप का डोमिनेटिंग प्लैनेट कहा जाता है, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो। हर एक टाइम फ्रेम में अलग अलग प्लैनेट रूल करते हैं, हर एक परिवार में अलग अलग प्लैनेट रूल करते हैं, हर एक प्लेस में भी अलग अलग प्लैनेट रूल करते हैं। ये समझना, ये बात को दिमाग में बैठाना जरूरी है, क्योंकि ये चीजें एस्ट्रोलॉजी को, आपके हॉरोस्कोप को बहुत हद तक प्रभावित करती हैं। अभी क्या है कि रिसेंट अभी जो टाइम चल रहा है, इसको हम लोग एक्वेरियन एज बोलते हैं, कुंभ का एज बोलते हैं, एक्वेरियन एज बोलते हैं। इस एक्वेरियन एज में तीन प्लैनेट जो है वो महत्वपूर्ण हैं, जिनका रोल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है सैटर्न, वीनस और मरकरी। शनि है, शुक्र है और मरकरी, ये तीन प्लैनेट हैं जो कि आपके डोमिनेटिंग प्लैनेट हैं इस एज में। ये एज जो है वो 200-300 ईयर्स का अप्रोक्सीमेटली है। मतलब इन तीनों प्लैनेट से संबंधित कारकत्व ही डोमिनेट करेंगे इस पूरे यूनिवर्स में। जैसे सैटर्न जो है वो डिनोट करता है मशीनरी को, सैटर्न डिनोट करता है लेबर फोर्स को, सैटर्न डिनोट करता है डेमोक्रेसी को, सैटर्न डिनोट करता है आयरन को, सैटर्न डिनोट करता है एफर्ट को। ये सारे चीजें डोमिनेटिंग है। विनस डिनोट करता है लेडीज को, जितना भी लग्जरी सामान है उनको, म्यूजिक को है, जितना भी चीजें हैं उसको वीनस डिनोट करता है। मरकरी है, कम्युनिकेशन है, साइंटिफिक डिस्कवरीज है, इंटेलिजेंस है, कम्युनिकेशन है, ये सारे चीजों को डिनोट करता है। तो रिसेंट टाइम्स में ये सैटर्न, वीनस और मरकरी, यही तीन प्लेनेट हैं, ये डोमिनेटिंग प्लेनेट हैं, और यही पूरे यूनिवर्स को रूल करते हैं। तो अब क्या है कि कोई भी व्यक्ति, जिस व्यक्ति को भी इस टाइम फ्रेम में जिसने जन्म लिया है, उसको किसी रेलेवेंस जगह पर पहुंचना है,
उसके हॉरोस्कोप में इनमें से किसी एक का स्ट्रांग होना निहायत जरूरी है। आज के डेट में जुपिटर, मरकरी, जुपिटर, मून और मार्स का रोल नहीं है, ज्यादा रिलेवेंस नहीं है, ये सेकेंडरी प्लैनेट्स हो गए हैं आज के संदर्भ में। हर एक संदर्भ में, हर एक टाइम फ्रेम में अलग अलग प्लैनेट रूल करते हैं, और जिसके आधार पर उस समय में कौन से व्यक्ति, किस तरह के व्यक्ति डोमिनेट करेंगे, ये निर्धारित होता है। इसी तरह से हर एक प्लेस का एक डोमिनेटिंग प्लैनेट होता है। इसको भी निकालने का एक तरीका है। कभी कभी क्या होता है कि हम देखते हैं कि आज दिल्ली में अगर हैं और कल मैं चला गया यूएसए में चला गया तो बहुत राइज कर लिया। कारण क्या है कि प्लेस मेरा बदला है, यूएसए में गया तो वहां पर मैं राइज कर गया, दिल्ली में था मैं राइज नहीं कर रहा था। यहां पर क्या हुआ कि दिल्ली के लिए जो डोमिनेटिंग प्लेनेट आज के डेट का है वो, उसका हमारे हॉरोस्कोप से रेजोनेंस नहीं बनता, हमारे हॉरोस्कोप से तालमेल नहीं बैठता। लेकिन वही किसी और जगह पर हम गए हैं, वहां से उसका रेजोनेंस बनता है, तालमेल बैठती है, मैं राइज कर जाता हूं। तो हर एक प्लेस का एक डोमिनेटिंग प्लैनेट होता है, हर एक टाइम फ्रेम का एक डोमिनेटिंग प्लैनेट होता है, और हर एक परिवार का एक डोमिनेटिंग प्लैनेट होता है। ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं किसी भी हॉरोस्कोप का रिजल्ट लेने के लिए, ये रिजल्ट बताने के लिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। एस्ट्रोलॉजी वीसीआर नहीं है, वैसा साइंस नहीं है कि हम सब कुछ आगे का देख सकते हैं, और वैसा साइंस नहीं है कि सब कुछ पीछे का देख सकते हैं। ये सर्टेन सेट रूल्स के आधार पर दिया जाता है, उसी के इंटरप्रिटेशन के आधार पर आप रिजल्ट बताते हैं। और इन सभी का परिणाम जो है डे बाय डे, इस सभी का परिणाम जो है समय के साथ साथ परिवर्तित होता है। तो ये एस्ट्रोलॉजिकल प्रिंसिपल को समझने की जरूरत है, और दिमाग में ये ख्याल लाने की जरूरत है कि एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से प्रेडिक्शन 100% संभव है। आप कितना दे पाते हैं ये महत्वपूर्ण है, आप कितने बेसिक फैक्टर को समझते हैं ये महत्वपूर्ण है। और दूसरी चीज क्या है, जैसे ही आप ये समझ के चलते हैं कि हम एस्ट्रोलॉजी में 100% जो है रिजल्ट पूर्व निर्धारित होता है, तो ऐसा नहीं है। बहुत सी चीजें आपके लाइफ में परिवर्तित होती हैं, बहुत सी चीजें अदर फैक्टर्स पर निर्भर करती हैं, जिसको समझना जरूरी है। अब एक महत्वपूर्ण बात क्या है कि दो तरह का डेस्टिनी में दो प्रकार के डेस्टिनी होते हैं। भाग्य के संदर्भ में दो बातें होती है, एक है कि आपका एक इंडिविजुअल डेस्टिनी है, और दूसरा है एक कलेक्टिव डेस्टिनी है। एक इंडिविजुअल डेस्टिनी है और एक कलेक्टिव डेस्टिनी है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो ग्रह जो है निर्धारित करते हैं कि ऐसा रिजल्ट होगा। जैसे मान लीजिए किसी के संदर्भ में ये बात हॉरोस्कोप के आधार पर ये डिटरमाइन हुआ कि उस आदमी का विवाह 32nd ईयर में होगा, वेस्ट डायरेक्शन में होगी, उसके परिवार में 2 भाई 2 बहन होंगे, और वो बैंक में नौकरी करता होगा। ये डिसाइड हुआ कि इस ढंग का मैटर है, तो प्लेनेट ने डिसाइड किया कि कौन से फैक्टर होंगे, किस तरह के यहाँ पर विवाह होगी। लेकिन बहुत सा ऐसा केसेज होता है जहां पर इवेंट्स ही आपको डेस्टिनी को प्रभावित कर देता है। कोई घटना घट जाती है और वो आपके डेस्टिनी को प्रभावित कर देती है। बहुत बार ऐसा होता है क्योंकि घटना घट जाती है और आपके डेस्टिनी को प्रभावित कर देती है। जैसे अभी वर्तमान में जो कोरोना का चल रहा है सिचुएशन, यहां पर क्या है कि सारे लोग इसमें थ्रू आउट द वर्ल्ड के लोग प्रभावित हैं। तो घटना ने प्रभावित किया है लोगों की डेस्टिनी को। किसी एक इंडिविजुअल के हॉरोस्कोप से डिटरमाइन करना टफ है या डिफिकल्ट है कि ऐसा होगा। ये कंट्री के डेस्टिनी ने या यूनिवर्स के डेस्टिनी ने प्रभावित किया है आपके डेस्टिनी को। जैसे 1984 में सिख राइट्स दिल्ली में हुई थी, उस समय सिख राइट्स के समय में इंटायर जो है सिख कम्युनिटी के कंडीशन में डिटोरेशन हो गया था। उस समय ऐसा नहीं था कि सारे सिखों के केस में
खराब पीरियड चल रहा हो। हिरोशिमा नागासाकी में जो एटम बम गिराई गई थी उस समय उतने ज्यादा जो लोग मरे थे, तो सारे लोगों का मारक योग नहीं चल रहा था या नहीं चल रहा होगा। इसी तरह से अर्थक्वेक होता है या वोल्केनो का इरेप्शन होता है या कोई नेचुरल डिजास्टर होती है, उन सारी स्थिति में क्या होता है कि इवेंट्स डिटरमाइन करता है आपके डेस्टिनी को। तो इवेंट्स डिटरमाइन करता है, कभी कभी इवेंट्स के डिटरमाइन करते डेस्टिनी को, और ये कलेक्टिव डेस्टिनी आपके डेस्टिनी को ओवररूल कर जाती है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण एंगल है, पॉइंट है, जिसके आधार पर महत्वपूर्ण एंगल है, पॉइंट है जिसके आधार पर आपको हॉरोस्कोप को समझने की जरूरत है। हॉरोस्कोप में कुछ इंडिकेशन होते हैं जो ये बताते हैं कि इस टाइम फ्रेम में जहां पर हम रह रहे हैं, जिस कंट्री में हम रह रहे हैं, उसकी कंडीशन में गिरावट होगी। हॉरोस्कोप के आधार पर यह जानना संभव है कि कंट्री के कंडीशन क्या रहेगा। इसके संदर्भ में चंद्रका नाड़ी में डिटेल में डिस्क्रिप्शन है। तो बहुत सी चीजें जो है एस्ट्रोलॉजी के बारे में के संदर्भ में जानने की और समझने की हैं, तभी एस्ट्रोलॉजी को हम लोग बेसिकली अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। अब एक चीज और भी बात क्या है कि एक लॉ ऑफ कंपनसेशन एस्ट्रोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। होता यहां पर क्या है कि हमारे पास में जो भी हम रेमेडी करते हैं, जो भी उपाय किया जाता है, तो उपाय का एक लिमिटेशन है। जो भी हम कर्म करते हैं, कर्म का एक लिमिटेशन है। यदि हम चाहें तो 24 आवर्स हम सो सकते हैं, हम चाहें तो 24 आवर्स जगे रह सकते हैं, हम चाहें तो 24 आवर्स में कोई और एक ही काम में लगे रह सकते हैं। तो जैसे ही हम 24 आवर्स में सोते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि हम अदर काम को नहीं कर रहे होते। मतलब यह हुआ कि हमारे पास 24 आवर्स का ही समय है, इसका यूटिलाइजेशन हम जिस रूप में चाहे कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि 24 आवर्स मैंने सो लिया प्लस 24 आवर्स हमको मिल गया है और काम करने के लिए। हमारे पास 24 आवर्स का ही समय है जिसको हम जिस रूप में चाहें उस रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम अपने कैरियर को बढ़ाते हैं, कैरियर में बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं, 10th हाउस को बहुत ज्यादा जो है कि हम स्ट्रांग बनाते हैं, तो साथ साथ हमारा कोई और हाउस उतना ही निगेटिव हो जाता है। मतलब लॉ ऑफ कंपनसेशन ऑपरेट करता है। अगर किसी के हॉरोस्कोप में कोई भी हाउस अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इसका सीधा सा मतलब है कि कहीं ना कहीं उसके लाइफ में कोई ना कोई बहुत बड़ी कमी है, कोई एक्स्ट्रा नहीं मिला है उसको। मिला उसको 24 आवर्स ही है, किसी एक जगह पर वो कंसंट्रेट हो गया है। तो लॉ ऑफ कंपनसेशन हमेशा काम करता है। अगर एक को बढ़ाते हम हैं तो दूसरे में कमी हो जाएगी। ये स्वतः बात है, ऐसा कभी नहीं हुआ। एग्जाम्पल के रूप में प्राय हिस्ट्री में कोई शायद ही कोई आदमी मिले जिसके लाइफ में सब चीज हुआ हो नंबर अच्छे स्केल का। एग्जाम्पल के लिए हम लोग कह सकते हैं कि मिसेज इंदिरा गांधी जो है उस एक समय में वर्ल्ड की टॉप लीडर थी, इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी। उनके फादर भी प्राइम मिनिस्टर थे, उनके बेटा भी प्राइम मिनिस्टर हुआ। नाम प्रतिष्ठा में कोई कमी नहीं थी, पोजीशन में कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनका मैरिड लाइफ नहीं था। इसी तरह से दुनिया भर के एग्जाम्पल हम देख सकते हैं जहां पर कि एक अगर लाइफ के एक पार्ट को हम बढ़ाते हैं तो वहां पर दूसरे पार्ट में कमी हो जाती है। ये लॉ ऑफ कंपनसेशन हमेशा ऑपरेट करता है। कुछ तांत्रिक क्रियाएं हैं, कुछ तांत्रिक प्रयोग हैं या रेमेडिकल एस्पेक्ट हैं जिनके आधार पर हम कुछ रेमेडी कर सकते हैं, कुछ चीजों को बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये बढ़ाते हैं इसी कॉस्ट पर बढ़ाते हैं कि जो चीज हमको अगले जन्म में भोगना था या 10 साल के बाद में हमको भोगना था, वो आज ही हम भोग लेते हैं। मतलब जो बैंक बैलेंस में मेरे था उसको आज ही हमने खर्च कर लिया है। कोई नया चीज ऐड नहीं होता, किसी नए चीज को आप ऐड नहीं कर सकते हैं।
आपका वही बैंक बैलेंस है, उसी का इस्तेमाल आज करें या कल करें। तो लॉ ऑफ कंपनसेशन हमेशा लागू होता है। तो ये लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में है ये बात। जहां भी हम किसी चीज को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, पैरेलल में दूसरी चीजें उतना ही कम हो जाएंगी। तो लॉ ऑफ कंपनसेशन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको समझने की जरूरत है। किसी भी हॉरोस्कोप में कोई भी भाव यदि बहुत ज्यादा अच्छा है, इसका अर्थ होता है उसका क्रॉसपॉन्डिंग अपोजिट हाउस में कमी होगी ही होगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि सब बराबर हो जाए। बराबर होने के लिए क्या है कि आपको एवरेज के आना पड़ेगा, बीच की स्थिति में आना पड़ेगा, जिसको गौतम बुद्ध बोलते हैं मध्यम मार्ग, न ज्यादा और न कम। बीच की अवस्था में रहेंगे तो थोड़ा थोड़ा सब चीज हम प्राप्त कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ कंपनसेशन एस्ट्रोलॉजी का एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो रेमेडी को कंट्रोल करता है, जिसके आधार पर रेमेडी जो है कि निर्धारित होती है कितना काम करेगा। अब महत्वपूर्ण ये है कि अब यहां पर है कि आपका 4 चीजें आपके पास आई। कोई भी चीज समझने के पहले हमारे पास दिमाग में ये बात हो गया कि टाइम, प्लेस और हेरिडिटी, ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जिसके संदर्भ में कोई भी हॉरोस्कोप या कोई भी चीज देखी जाएगी। दूसरा है कि हमको ये भी महत्वपूर्ण है देखना कि हम बर्थ और डेथ साइकिल में हमारी पोजिशनिंग कहां पर है। थर्ड बात यह है, हर एक चीज का साइक्लिकल मूवमेंट होता है, जो आज के डेट में राइज किया है कल के डेट में वो फॉल करेगा। ये लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में होती है। कोई भी काम यदि जॉब में भी अगर है तो जॉब का एक पीक लेवल होगा, उसके बाद में गिरावट होगी। इसी जो हेल्थ में है, हेल्थ का एक पीक लेवल होगा, उसके बाद गिरावट होगी। एज में है, एज में एक पीक है, यंग एज होगा, उसके बाद गिरावट होगी। तो हर एक चीजों का एक साइक्लिकल मूवमेंट है। जहां पर रहते हैं, जिस प्लेस में रहते हैं, उस प्लेस का यदि प्लेस बहुत ज्यादा डेवलप है तो आने वाले कुछ सालों के बाद में उसके डेवलपमेंट उसकी तुलना में दूसरे और अन्य प्लेस भी डेवलप हो जाएंगे, उसका डेवलपमेंट में कमी आएगी। ये साइक्लिकल मूवमेंट हमेशा हर एक एस्पेक्ट में देखने को मिलेगा, हर एस्पेक्ट में होता है। तीसरी बात क्या है कि कभी कभी जो इंपॉर्टेंट है वो कलेक्टिव डेस्टिनी इंडिविजुअल डेस्टिनी को ओवररूल करती है। कभी कभी पारिवारिक डेस्टिनी इंडिविजुअल डेस्टिनी को ओवररूल करती है, और उस अवस्था में जो हॉरोस्कोप के जो पैटर्न है उसका रिजल्ट उस अनुपात में नहीं मिलता है। इन सारे चीजों का इंडिकेशन आपके हॉरोस्कोप में है, लेकिन इसको समझने की जरूरत है कि कैसे इसको हम डिसाइफर करें, तभी हम ग्रहों के प्रभाव को सही ढंग से समझ पाएंगे या सही ढंग से हम दे पाएंगे। अब यहां पर क्या है कि एस्ट्रोलॉजी जो है को हम लोग संस्कृत में बोलते हैं होरा शास्त्र है। होरा का मतलब होता है टाइम, आवर के उसी से आवर शब्द निकला है। होरा का मतलब होता है टाइम, शास्त्र मतलब टाइम का विवेचन। एस्ट्रोलॉजी में हम टाइम का एनालिसिस करते हैं। पूरा एस्ट्रोलॉजी जो है टाइम का एनालिसिस है। टाइम में अच्छे और बुरे प्रभाव क्या है, कैसे होते हैं, इसी का एनालिसिस एस्ट्रोलॉजी का मुख्य विषय है। हर एक चीजों के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनके आधार पर हम उस साइंस को जानने का प्रयास करते हैं। तो बहुत से फैक्टर है। यहां पर क्या है, यहां पर हर एक इस यूनिवर्स में हर एक चीज इंटरडिपेंडेंट है। वो इंडिविजुअल नहीं है, अकेला नहीं है, वो किसी न किसी ऊपर में डिपेंडेंट है। तो दूसरे के ऊपर निर्भर है उसका अस्तित्व। हमारा जन्म भी 2 के कारण हुआ है और यूनिवर्स भी 2 के लिए है, हवा में नहीं आ गया है। तो हर एक चीज यहाँ पर इंटरडिपेंडेंट है। यूनिवर्स के हर एक चीजें जो है एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। तो जब एक दूसरे पर निर्भर हैं या प्रभावित करती हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि यदि दूसरे को कंट्रोल कर लें तो पहले के बिहेवियर को
समझ पाना आसान होगा या प्रेडिक्ट करना आसान होगा। अगर दूसरे फैक्टर को जो हमको प्रभावित कर रहा है, यदि उसको हम इन्फ्लुएंस कर लें या उसको कंट्रोल कर लें या उसको जान लें, तो दूसरे के बिहेवियर को प्रेडिक्ट करना आसान होगा, दूसरे के बिहेवियर के पैटर्न को आसान होगा। इसी के आधार पर एस्ट्रोलॉजी का जन्म हुआ है। कि वैसे कौन से फैक्टर हैं जो हम हमारे लाइफ को, इंडिविजुअल के लाइफ को या यूनिवर्स को प्रभावित करते हैं। इसके आधार पर हम ऋषि मुनियों ने यह समझा, ये ज्ञात किया या उन्होंने पाया कि बहुत से जो यूनिवर्स के ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमको प्रभावित करते हैं, और वैसे सभी चीज जो हमको प्रभावित करते हैं उनको हम लोगों ने ग्रह की परिभाषा दी या ग्रह माना। ग्रह जो है संस्कृत में वह उन सारे चीजों को कहा जाता है जो हमको प्रभावित करते हो। ग्रह जो है वो प्लैनेट्स के रूप में परिभाषित नहीं है संस्कृत में। ग्रह इस रूप में परिभाषित है कि जो हमको प्रभावित करता हो। इसीलिए ज्योतिष में जो 9 प्लैनेट्स जिसको हम कंसीडर करते हैं, उसमें सूर्य भी है जो कि तारा है, वो प्लैनेट्स नहीं है। चंद्रमा भी है जो कि सैटेलाइट है, वो प्लैनेट नहीं है। और राहु केतु जो एक बेसिक पॉइंट हैं जो सन और मून के इंटरसेक्शन पॉइंट से बनते हैं, जिनका भी इंपॉर्टेंस हम लेते हैं, जो भी हमको प्रभावित करते हैं। तो ग्रह का मतलब यह है कि जो हमको प्रभावित करे। तो उन सारे फैक्टर जो हमको प्रभावित करते हैं उसको हम लोग ग्रह कहते हैं। क्योंकि यूनिवर्स में इतने ज्यादा फैक्टर्स हैं कि सारे चीजों को एक साथ कंसीडर कर पाना संभव नहीं है। इसलिए जो इंपॉर्टेंट हैं या जो रेलिवेंट हैं या जिसका मोस्ट सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस देखा जाता है, उसी को हम लोगों ने एस्ट्रोलॉजी में एज ए पैरामीटर्स लिया है। और ये जो पैरामीटर्स हैं वो आपके 9 ग्रह हैं, 12 राशियां हैं, 27 नक्षत्र हैं। ये मेन फंडामेंटल चीज हैं जिनके आधार पर जो एस्ट्रोलॉजी को समझने के लिए जरूरी हैं। प्राय सभी लोग जानते होंगे कि 9 ग्रह कौन है, 12 राशियां क्या हैं और 27 नक्षत्र क्या है। इसके बारे में हम डिटेल बेसिक रूप में हम डिस्क्रिप्शन देंगे आगे के क्लास में। लेकिन 9 ग्रह हैं, 12 राशियां हैं, 27 नक्षत्र हैं। यही फैक्टर्स हैं और इनके आधार पर जो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन बनते हैं, उसी के आधार पर पूरा एस्ट्रोलॉजी डिपेंडेंट है। इसी के आधार पर और चीजों का डिराइवेशन है। जितने अदर फैक्टर्स है उनका डिराइवेशन इन्हीं आधारों पर हुआ है। तो एक चीज है कि यूनिवर्स जो इंटरडिपेंडेंट है और यूनिवर्स में कोई चीज अकेला नहीं है। अब पूरे यूनिवर्स की जो कल्पना की गई है वो ड्युअलिटी में कल्पना की है, द्वैत की कल्पना है यूनिवर्स की। 2 चीजें हैं, हानि है तो लाभ है, पाप है तो पुण्य है, मेल है तो फीमेल है, रात है तो दिन है। ये ड्युअलिटी में कल्पना की गई। कभी भी कोई चीज अकेले में एग्जिस्ट नहीं करता, वो हमेशा एग्जिस्ट करता है तो 2 के साथ। और अगर एक को खत्म करते हैं तो दूसरा स्वतः समाप्त हो जाएगा। मतलब अगर एक को खत्म करते हैं दूसरा, पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी। फिर द्वैत से अद्वैत की बात होती है। तो लेकिन पूरा सृष्टि जो है वो आपका द्वैत में के रूप में परिभाषित है। यहां पर 2 चीज की कल्पना है। तो जितना भी एस्ट्रोलॉजी में बात होगी वो हमेशा ड्युअलिटी में बात होगी। अगर कोई चीज पॉजिटिव है तो उसका कोई शुभ ग्रह है तो पाप ग्रह भी है। कोई प्लेनेट अगर एग्रेसिव है तो कोई सबमिसिव भी है। कोई प्लेनेट यदि मेल है तो फीमेल भी है। हमेशा पूरे के पूरे जो यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं उन सारे चीजों की कल्पनाएं हमेशा ड्युअलिटी में होती है। और ड्युअलिटी का क्या नेचर है, ये महत्वपूर्ण बात है हर एक चीजों को समझने के लिए। और अगर हम बेसिकली इन ड्युअलिटी के नेचर को अगर बेसिकली हम समझ लें तो हम अधिकांश चीजों को समझ जाएंगे। अब ये ड्युअलिटी जो है वो 5 रूप में मैनिफेस्ट करता है, जिसको हम एलिमेंट कहते हैं, तत्व कहते हैं। अब ये तत्व में है अग्नि है, वायु है, जल है, आकाश है और पृथ्वी है। ये तत्व हैं जिसके आधार पर हम कहते हैं कि पंचभूत के आधार पर मेरा शरीर या पूरा यूनिवर्स बना है।
इन्हीं का प्रोपोर्शन के आधार पर डिफरेंट क्रिएचर्स बने हैं या डिफरेंट चीजें बनती हैं या बनी हैं। तो ये ड्युअलिटी का ही 5 रूप में मैनिफेस्टेशन है। तो पहली बात क्या है कि हमको ड्युअलिटी को समझना जरूरी है, फिर तत्व के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना जरूरी है, और इसी तत्व के कैरेक्टरिस्टिक को जब समझते हैं तो ऑटोमेटिकली प्लैनेट्स के कैरेक्टरिस्टिक इसी में समाहित हैं। हर एक प्लैनेट, कोई मेल है, कोई फीमेल है, कोई अग्नि तत्व का है, कोई वायु तत्व का है, कोई पृथ्वी तत्व का है। तो ये जो प्लैनेट्स के जो नेचर डिराइव होते हैं, वो डिराइव होते हैं इन्हीं 2 कारणों से डिराइव हो रहे हैं। अगर ये फंडामेंटली दोनों चीजों को हम समझ लेते हैं तो प्लैनेट्स के कैरेक्टरिस्टिक को समझना आसान है। तो पहली चीज है ड्युअलिटी, दूसरा है कि 5 तत्व, और ये 5 तत्व के आधार पर पूरा एस्ट्रोलॉजी की व्याख्या हो सकती है। मतलब फुल एस्ट्रोलॉजी, जितने भी एस्ट्रोलॉजी के पार्ट्स हैं वो सारे के सारे 5 तत्वों पर ही निर्भर हैं। इनको अगर समझ लेंगे तो प्लैनेट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स समझ लेंगे। प्लैनेट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स जब समझते हैं तो प्लैनेट्स हमेशा किसी न किसी राशि को रूल करता है, और राशि की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो भी मेल है, वो भी फीमेल है, वो भी उसका भी तत्व अपना है, उसके राशि के कैरेक्टरिस्टिक्स को भी हम समझ लेंगे। तो सारे चीज जो है वो बेसिकली ड्युअलिटी पर और पंच तत्वों के आधार पर डिफाइंड हैं। और एक चीज और भी समझने का है, कोई चीज अच्छा या बुरा नहीं होता, कोई चीज पाप या पुण्य नहीं होता। सभी चीज जो है टाइम कंटेस्ट के आधार पर पाप या पुण्य होते हैं, या अच्छे और बुरे होते हैं। किसी पार्टिकुलर कंटेक्स्ट में, किसी पार्टिकुलर टाइम फ्रेम में, किसी पार्टिकुलर प्लेस के संदर्भ में वह अच्छे या बुरे हो जाते हैं। अच्छे और बुरे एब्सोल्यूट रूप में कोई नहीं होता। सभी अच्छे और बुरे की जो परिभाषा है वो रिलेटिव टर्म में है, एब्सोल्यूट रूप में नहीं होती है। जो चीज खराब है एक संदर्भ में, वो दूसरे संदर्भ में अच्छा हो सकता है। और हमेशा ध्यान में रखें, कोई भी चीज का अच्छा या बुरा होना प्रोपोर्शन पर निर्भर करता है, अनुपात पर निर्भर करता है। किस अनुपात में वो अच्छा है और किस संदर्भ में अच्छा है, इसके संदर्भ में ही ये निर्धारित होता है कि प्लैनेट अच्छा है या बुरा है। जैसे कोई भी अगर ये लेते हैं, फोटो लेते हैं, या कोई भी चित्रकारी लेते हैं, कोई भी फ्रेम लेते हैं, तो वो अच्छा हमको लगता इसलिए है कि वो प्रॉपर प्रोपोर्शन में बना है। खाना बनाते हैं, खाना अच्छा अच्छा लगता इसलिए है कि उसमें सभी चीजों की मात्रा प्रोपोर्शनेट है। अगर किसी एक चीज की भी मात्रा ज्यादा हो जाए तो वो चीज खराब होगा। तो यहां पर अच्छा या बुरा होना प्रोपोर्शन पर निर्भर है। प्रोपोर्शन 2 या 2 से अधिक चीजों के मिलने से बनता है, किसी एक के आधार पर निर्धारित नहीं होता। तो हमेशा कभी भी हॉरोस्कोप जब भी देखते हैं तो वहां पर प्रोपोर्शन इंपॉर्टेंट है। कोई हो सकता है कि हमारे 2 प्लैनेट्स 3 प्लैनेट्स खराब हों, लेकिन अदर प्लैनेट्स अच्छे हों, या सभी प्लैनेट्स सामान्य हों, लेकिन उन लोगों का उनका रिलेटिव पोजीशन इस ढंग का हो कि रिजल्ट अच्छा मिल रहा हो। तो प्रोपोर्शन इंपॉर्टेंट है। कोई भी प्लैनेट का उच्च होना, अच्छी जगह पर प्लेस होना, यह गारंटी नहीं करता कि वो अच्छा रिजल्ट देगा। किसी भी प्लैनेट्स का अच्छे जगह पर होना, अच्छी दृष्टि में होना, यह गारंटी नहीं कर सकता कि बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। उसके साथ दूसरे अन्य प्लैनेट का कॉम्बिनेशन, प्रोपोर्शन रिक्वायर्ड है उसके रिजल्ट को देने के लिए। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत से हॉरोस्कोप देखेंगे जहां पर कोई प्लैनेट ने रिजल्ट दिया ही नहीं है, अर्थात वो रिजल्ट देने के लिए जो अदर कॉम्बिनेशन की जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, वो लैकिंग है। इसको एक कॉमन एग्जांपल से समझें कि अगर मान लेते हैं कि आप कहीं पर रहते हैं, सपोज कीजिए कोई आदमी मुंबई में रहने वाला है और वो कल यूएसए में न्यूयॉर्क में गया और उसने अपने किसी फ्रेंड को वहां देखा है। तो वहां देखा है तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। वहां पर वो कहेगा
कि लगता है कि वो फलाना है, एग्जैक्टली वो नहीं कर पाएगा कि वही आदमी है, क्योंकि किसी भी चीज को समझने के लिए कंटेक्स्ट जरूरी है। अगर वो बॉम्बे में रहता तो तुरंत बोल देता कि वो मेरा फ्रेंड ही जा रहा है, लेकिन वही न्यूयॉर्क में है तो वो समझेगा कि कंटेक्स्ट बदला हुआ है, इसलिए उसको आइडेंटिफिकेशन में दिक्कत हो रही है, वो समझ नहीं पा रहा है। तो हमेशा ध्यान में रखें, किसी भी प्लैनेट्स का रिजल्ट, प्रॉपर रिजल्ट, एग्जैक्ट रिजल्ट मिलने के लिए अदर प्लैनेट का सहयोग होना, अदर प्लैनेट का प्रोपोर्शन में होना जरूरी है। ये चीज हॉरोस्कोप में देखने की आवश्यकता है। कैसे देखा जाएगा? दूसरी बात क्या है, कोई जरूरी नहीं है कि आप जो है सारे एस्ट्रोलॉजिकल टूल्स को एक ही बार में इस्तेमाल करें, जरूरत नहीं है। फंडामेंटल्स जहां तक जाएंगे, जितना ही फंडामेंटल्स जानेंगे, जितना ही फंडामेंटल्स समझेंगे, उतना ही आप एक्यूरेटली बताने की अवस्था में होंगे। 100 केसेज में से मात्र 10 केसेज ऐसा होगा जहां पर इंडिविजुअल डेस्टिनी कलेक्टिव डेस्टिनी को ओवररूल कर जाएगा, लेकिन 90% केसेज में आपका कलेक्टिव डेस्टिनी जो है इंडिविजुअल डेस्टिनी पर भारी पड़ता है। इसीलिए कभी कभी देखते होंगे कि कोई एक्सीडेंट हुआ, एक कोई आदमी जो है अनहर्ट निकल गया, और क्या है कि प्लेस की डेस्टिनी भी होती है। अब मान लीजिए किसी जगह पर अर्थक्वेक हुआ तो उस पार्टिकुलर एरिया में हुआ, उस एरिया में जितने लोग थे उस पॉइंट ऑफ टाइम में, वो सारे के सारे सफर, उस एरिया की डेस्टिनी का परिणाम है। फैमिली की डेस्टिनी भी होती है। आप कभी कभी देखते होंगे एक परिवार में किसी को संतान नहीं हो रहा, उस परिवार में उसके घर में भाई बहन है या चाचा मामा है, उनके यहाँ भी संतान नहीं हो रहा, मतलब परिवार एक्सटिंक्ट हो रहा है। और इसमें अगर कितना भी हॉरोस्कोप 5th हाउस आपका स्ट्रांग होगा भी, तो भी ये रिजल्ट उस अनुपात में नहीं मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन को प्रभावित करता है, और मोस्ट ऑफ द केसेज में आप जो है ये मिस करते हैं। एक बात को ध्यान में रखिए, हमेशा कर्म और भाग्य का अनुपात, प्रोपोर्शन हर एक के हॉरोस्कोप में अलग अलग होता है, और ये हॉरोस्कोप फैटलिस्ट एस्ट्रोलॉजी, फैटलिस्ट साइंस नहीं है, यही होगा ऐसा नहीं है ये, क्योंकि ये बहुत से चीजों पर डिपेंड करता है, जिसमें बहुत बड़ा फैक्टर जो आपके पास है, आप कहां जन्म ले रहे हैं और किसके घर में जन्म लेंगे, ये फिक्स्ड है। आप 2000 में जन्म लेंगे कि 90s में जन्म लेंगे कि 2020 में जन्म लेंगे, ये फिक्स्ड है, ये आप निर्धारित नहीं कर रहे होते हैं। आपके पेरेंट्स कौन हैं ये आप निर्धारित नहीं कर रहे होते हैं, ये फिक्स्ड है। तो जब ये दो चीजें फिक्स्ड है, उसी के अनुपात में लाइफ में आपकी घटनाएं फिक्स हो जाती हैं। उसी प्रोपोर्शन में लाइफ में घटनाएं फिक्स हो जाती हैं। कुछ चीजें हैं जो वेरिएबल हैं, जिसको परिवर्तित कर सकते हैं, जिसको प्रभावित कर सकते हैं,